नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दुबई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लौटे स्वदेश। पीएम मोदी ने दुबई में जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में लिया हिस्सा। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर संदेश में कहा, धन्यवाद दुबई, यह एक सार्थक COP28 शिखर सम्मेलन रहा है। आइए हम सब एक बेहतर ग्रह के लिए मिलकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 के उच्च स्तरीय खंड के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया। पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए पूरी दुनिया के साथ आने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि पिछली शताब्दी की गलतियों को सुधारने के लिए दुनिया के पास समय बहुत कम है। सतत विकास और सुरक्षित जलवायु की दिशा में भारत की पहल पर ग्रीन क्रेडिट की हुई शुरुआत। इसका उद्देश्य वैश्विक पर्यावरणीय नीतियों का पुनः निर्धारण करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु परिवर्तन प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूपरेखा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने COP33 की मेजबानी का भी प्रस्ताव रखा। विकासशील देशों सहित ग्लोबल साउथ की आवाज एक बार फिर से हुई बुलंद। ग्लोबल कार्बन बजट में विकासशील देशों को उचित शेयर देने पर हुआ जोर। प्रधानमंत्री ने लीड IT 2.0 से जुड़े सत्र को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि यह पहल निम्न कार्बन प्रौद्योगिकी की दिशा में बहुत अहम है। पीएम मोदी ने जलवायु वित्त पोषण की दिशा में UAE की पहल का स्वागत किया। पीएम ने आशा जताई कि COP28 से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्णायक प्रगति होगी। COP28 के उद्घाटन सत्र के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने $30 बिलियन के एक जलवायु कोष की घोषणा की। उन्होंने कहा कि दुनिया को चुनौती से निपटने के लिए एक साथ आना होगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए तुरंत कदम उठाने की जरूरत बताई। COP28 सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान UN महासचिव अक्षय ऊर्जा की तरफ बढ़ने पर जोर दिया। COP28 शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने कई वैश्विक नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकात की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी दुबई में दोनों देशों के हितों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग से दुबई में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने इजरायल हमास संघर्ष पर चर्चा की। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर के आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति जताई संवेदना। पीएम मोदी ने कुछ इजरायली बंधकों की रिहाई का स्वागत किया। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुलाकात हुई। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने पीएम मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात की। COP28 सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से दुबई में मुलाकात की। भारत की G20 अध्यक्षता में तय जलवायु लक्ष्यों की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुबई में कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ उनका स्वागत। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। दुबई में जारी COP28 सम्मेलन के दौरान मेहमानों ने ग्रुप फैमिली फोटो में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनिया के बड़े नेता इस सम्मेलन में शामिल हुए। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक स्पेशल जेस्चर के रूप में COP28 के उद्घाटन सत्र संबोधित करने दिया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने 6 प्रमुख बिंदुओं का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से आज लोकसभा और राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की बुलाई है सर्वदलीय बैठक। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से शुरू होगा और इसका 22 दिसंबर तक चलना प्रस्तावित है। इस दौरान 15 बैठकें होंगी, जिनमें 18 महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सकती है। संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने रचनात्मक चर्चा के लिए विपक्ष से सहयोग की अपील की है। प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मिजोरम विधानसभा चुनाव की मतगणना की तारीख में बदलाव किया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य की मतगणना के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है।
मिजोरम में अब रविवार यानी 3 दिसंबर के बजाय 4 दिसंबर को मतगणना होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया कि मिजोरम के लोगों के लिए रविवार का विशेष महत्व है, इस वजह से तारीख में बदलाव किया गया है। मिजोरम की 40 सीटों के लिए 7 नवंबर को मतदान हुआ था। इससे पहले मिजोरम की मतगणना भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव के साथ ही 3 दिसंबर को होनी थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में कल होगी मतगणना। मतगणना की तैयारियां पूरी। इस प्रक्रिया में प्रत्याशी के अलावा उनके एजेंट और रिटर्निंग ऑफिसर के साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। मतगणना स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महाराष्ट्र के दौरे पर है। राष्ट्रपति के महाराष्ट्र दौरे का आज अंतिम दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नागपुर में राष्ट्रीय संत तुकादोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय के 111वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया। इसके पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्चुअल माध्यम से कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र प्रज्ञाना का भी उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने इस अवसर पर एक विशेष आवरण, टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुणे के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज को छात्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस संस्थान के विद्यार्थियों ने वीरता और साहस के कई उदाहरण पेश किए हैं। राष्ट्रपति ने महिला सशक्तिकरण का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की कई महिला विद्यार्थियों ने सेना के चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात दौरे पर रहेंगे। जूनागढ़ में श्री दिव्यकांत नागावाणी जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर आयोजित स्मृति पर्व कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं अहमदाबाद में आयोजित होने वाले माटी कला महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गिर सोमनाथ के चंदू गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनता से किया संवाद। गृह मंत्री अमित शाह ने लाभार्थियों को आवास, गैस का चूल्हा और आयुष्मान कार्ड आदि वितरित किए। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में हुई बर्फबारी, कई जगह यातायात प्रभावित। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में तंगधार रोड पर सीमा सड़क संगठन द्वारा बर्फ हटाने का अभियान शुरू। पुंछ में भारी बर्फबारी हुई, जिसके बाद मुगल रोड यातायात निलंबित करना पड़ा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी के अलावा मैदानी इलाकों को भारी बारिश का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। आज से उत्तरी तटीय तमिलनाडु और पुडुचेरी में भारी बारिश की हो सकती है शुरुआत। तमिलनाडु के तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू, चेन्नई, तेनकासी, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज और बिजली गिरने की है संभावना। 3 दिसंबर को आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बारिश बढ़ने की संभावना है। 4 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी से बहुत भारी बारिश। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने राज्य में बारिश की संभावना को देखते हुए 12 जिला के प्रशासन प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की है। मुख्यमंत्री स्टालिन ने जिला प्रशासन प्रमुखों को भारी बारिश के मद्देनजर तैयार रहने के उचित दिशा निर्देश दिए हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस का 82वां वार्षिक सत्र आज से गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में शुरू हो रहा है। 4 दिन के इस आयोजन में सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने पर चर्चा होगी।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कल इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सरकार द्वारा चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के लिए घरेलू सकल उत्पाद जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर अवधि में देश की विकास दर 7.6% रही है, जो बीते साल की इसी अवधि में 6.2% के स्तर पर थी। आरबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए सिर्फ 6.5% की विकास दर का अनुमान जताया था, जबकि दूसरी एजेंसियों का अनुमान 6.5% से 7.4% के बीच था। लेकिन सभी अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करते हुए दूसरी तिमाही के आंकड़े उम्मीद से बढ़कर साबित हुए। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा। इस अवधि में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में करीब 14% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके साथ ही कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में 13% और पानी और बिजली की सप्लाई में 10% से ज्यादा का विकास दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि पर कहा कि सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर में वृद्धि वैश्विक स्तर पर कठिन समय के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और ताकत को दर्शाती है। हम अधिक अवसर पैदा करने, गरीबी का तेजी से उन्मूलन करने, लोगों के लिए जीवन को सुगम बनाने के लिए और तेज गति से विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने की कोलकाता पीठ में टाटा कॉफी लिमिटेड को टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और टीसीपीएल ब्रेवरीज एंड फूड के साथ विलय की मंजूरी दे दी है। कंपनी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को 5.9% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कॉफी वियतनाम स्थित सब्सिडरी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ाएगी। इसके लिए 450 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि बोर्ड ने वियतनाम में अतिरिक्त 5500 टन फ्रीज ड्राई कॉफी फैसिलिटी की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। रिजर्व बैंक द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र को बैंकों से दिए जाने वाला ऋण सितंबर में 14.9% की दर से बढ़ा है, जबकि पिछले साल के समान महीने में यह 14.7% था। आरबीआई ने बैंक गतिविधियों के बारे में आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि 6-8% ब्याज दर वाली सावधि जमाओं की हिस्सेदारी मार्च 2022 में 12.5% के मुकाबले सितंबर 2023 में बढ़कर 78.6% हो गई। देश में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान 1.2 लाख से अधिक नई कंपनियां पंजीकृत हुई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में अप्रैल-नवंबर के दौरान 37,482 सीमित देयता भागीदारी पंजीकृत हुई। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। गजा में एक सप्ताह से चल रहा संघर्ष विराम कल खत्म हो गया। संघर्ष विराम के खत्म होने के बाद इजरायली लड़ाकू विमानों ने रफाह और दक्षिणी गजा पर बमबारी की, जबकि तेल अवीव और इजरायल के कई शहरों पर हमास और इस्लामिक जिहाद ने रॉकेट दागे। दोनों ओर से जारी हमलों से गजा में 178 लोगों के मारे जाने और 589 के घायल होने की सूचना है, जबकि इजरायली शहरों में हमलों से हुए नुकसान का अब तक पता नहीं चला है। संघर्ष विराम के बाद शुरू हुए झड़प में हमास के ज्यादातर रॉकेटों को इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने आकाश में ही नष्ट कर दिया। घटना के बाद इजरायल और हमास ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों में जारी खूनी झड़प के बीच मध्यस्थता कर रहे कतर ने कहा है कि गजा में शांति के लिए वह दोनों पक्षों से बात कर रहा है। वहीं इजरायली सेना ने युद्ध विराम के बाद पहले दिन ही लड़ाई में गजा पट्टी के 200 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम समाप्त होने के बाद गजा में फिलिस्तीनियों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने के लिए हजारों लोग जॉर्डन की राजधानी अम्मान की सड़कों पर उतर आए और नारे लगाए। वियतनाम की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुएन फू ट्रोंग ने आज चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। वियतनाम के उप प्रधानमंत्री ट्रोन लू क्वांग ने दोनों देशों के बीच परिवहन संचार, विशेष रूप से रेलवे में सुधार का प्रस्ताव रखा। मैड्रिड मोटरवे रिंग रोड पर एक हेलीकॉप्टर कार से टकराने के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। हेलीकॉप्टर में 2 लोग सवार थे और एक अन्य कार में चालक था। म्यांमार में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। सैन्य संचालित सरकार के खिलाफ नॉर्थ ईस्ट की जातीय अल्पसंख्यकों के 3 ग्रुप बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ग्रुप हमले करने के लिए विद्रोही बलों का सहारा ले रहे हैं। म्यांमार की सेना लगभग हर मोर्चे पर पिछड़ रही है। इसका फायदा उठाकर विरोधी दल सैन्य नेताओं को हटाने में जुटे हुए हैं। और अब खेल से जुड़ी खबरें। भारत ने रायपुर में खेले गए चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को 20 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 3-1 की अजय बढ़त बना ली। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने 175 रन का लक्ष्य रखा है, जिसके जवाब में कंगारू टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 154 रन बना ही सकी। भारत की जीत में सबसे ज्यादा योगदान स्पिन गेंदबाजों का था। वेस्टइंडीज के विकेटकीपर शैन डॉरिच ने सबको चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। 32 वर्षीय डॉरिच को 10 दिन पहले ही वेस्टइंडीज के एक दिवसीय दल में शामिल किया गया था। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियो चोट से उबरकर वापसी के लिए तैयार हैं। लियो को इस साल एशेज सीरीज के दौरान चोट लग गई थी। वे अपने टेस्ट नंबर 101 टेस्ट खेलने के लिए तैयार हैं, जो वो पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे। सेंटियागो में चल रहे महिला जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम को जर्मनी के हाथों मुकाबला 4-3 से गंवाना पड़ा। भारतीय टीम अब अपने तीसरे मुकाबले में शनिवार को बेल्जियम के खिलाफ उतरेगी। फ्रांस के आर्थर फिल्म में डोमिनिक स्ट्रीकर को हराकर एटीपी नेक्स्ट जेन फाइनल्स के ग्रीन ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस मैच से पहले ही फिल्स सेमीफाइनल में जगह पक्की कर चुके थे। एटीपी नेक्स्ट जेन फाइनल्स में सर्बिया के हमाद मेदजेडोविच ने रेड ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। मेदजेडोविच ने अब्देला शेल्बाई को हराया। मेदजेडोविच ने इस जीत का मतलब है कि शेल्बाई सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाए। फ्रांस के वेन एस्टन भी एटीपी नेक्स्ट जेन फाइनल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। एस्टन ने अमेरिका के एलेक्स मिकेलसन को हराया। लिवरपूल ने ग्रुप विनर्स के रूप में यूरोपा लीग के अंतिम 16 में जगह बना ली है। लिवरपूल ने एनफील्ड में खेले गए मैच में LASK को 4-0 से शिकस्त दी। एस्टन विला ने लेजिया वॉर्सो को 2-1 से हराकर यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग ग्रुप ई में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। एस्टन विला के लिए एलेक्स मोरेने ने विजय गोल किया। और बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। एक्सप्रेस 100 पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर आपका स्वागत। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ब्राइटन ने AEK एथेंस को हराकर यूरोपा लीग के नॉकआउट दौर में जगह बनाई। ब्राइटन अपने इतिहास में पहली बार यूरोप में खेल रही है। वेस्ट हैम ने सर्बिया की टीम बेका टोपोला को हराकर यूरोपा लीग के नॉकआउट दौर में जगह बना ली। वेस्ट हैम ने लगातार 20 यूरोपियन मैचों में गोल किया है। इनमें से उन्होंने 18 में जीते हैं और सिर्फ एक हारा है। फ्रेंच फुटबॉल लीग लीज 1 में संघर्ष कर रही ओलंपिक लियो ने अपने मैनेजर फेबियो ग्रोसा को बर्खास्त कर दिया है। लियो ने सिर्फ 7 मैच के बाद ही ग्रोसो को पद से हटा दिया। बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लीब्रॉन जेम्स के बेटे ब्रॉनी जेम्स को बास्केटबॉल खेलने के लिए फिट करार कर दिया गया है। 19 वर्षीय ब्रॉनी जेम्स को 4 महीने पहले कार्डियक अरेस्ट हुआ था। और अब फिल्म जगत से जुड़ी खबरें। कुछ हफ्ते पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई भूमि पेडनेकर की एडल्ट कॉमेडी फिल्म थैंक यू फॉर कमिंग को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज करने के बाद दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। जैकी श्रॉफ और नीना गुप्ता अभिनीत फिल्म मस्त में रहने का प्रीमियर 8 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर जारी होगा। विजय मौर्य द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म का निर्माण पायल अरोड़ा और मौर्य ने किया है। यशराज फिल्म्स ने स्पाई यूनिवर्स की 5वीं फिल्म टाइगर वर्सेस पठान अब अगले साल 2025 में शूट की जाएगी। फिल्म 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। पंकज त्रिपाठी जल्दी फिल्म कड़क सिंह में नजर आएंगे। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अनिरुद्ध रॉय चौधरी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए बांग्लादेशी अभिनेत्री जया एहसान बॉलीवुड में दस्तक देने जा रही हैं।
निजी वीडियो के कथित प्रदर्शन के मामले में अभिनेत्री राखी सावंत को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। डिंडोशी सत्र न्यायालय ने राखी सावंत के पूर्व पति आदिल खान दुरानी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज मामले में गिरफ्तारी के विरुद्ध अंतरिम जमानत दे दिया है। शिल्पा शेट्टी जल्द ही सुखी 2 में नजर आ सकती हैं। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सुखी को दर्शकों से शानदार प्रतिक्रिया मिलने के बाद फिल्म निर्माताओं ने इसके दूसरे भाग पर काम करने का फैसला किया है। मनोज वाजपेयी द्वारा अभिनीत फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है ने फिल्म फेयर OTT पुरस्कार में शानदार प्रदर्शन किया है। 1 नवंबर को आयोजित हुए फिल्म फेयर OTT पुरस्कारों में इस फिल्म ने सबसे ज्यादा 5 पुरस्कार जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अपने अभिनय से दर्शकों तक सिल्वर स्क्रीन को रोशन करने वाले राखी गुलजार लंबे समय बाद बंगाली फिल्मों में वापसी करने को तैयार है। राखी बहुत जल्द नंदिता राय द्वारा निर्देशित अमर बॉस से बांग्ला सिनेमा में एक बार फिर दस्तक देने जा रही हैं। शाहरुख खान की फिल्म डंकी बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है। फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह है। इस बीच फिल्म का एक नया गाना निकले थे कभी हम घर से रिलीज कर दिया गया है। अभिनेता विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर रिलीज हो गई है। फिल्म ने रिलीजिंग के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए लगभग 5.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया। रिलीज से पहले ही सैम मानेकशॉ के जीवन पर आधारित फिल्म सैम बहादुर की 51,000 से अधिक टिकट्स बुक कर ली गई। ये आंकड़ा विकी कौशल की अब तक की सभी फिल्मों में सबसे बेहतर है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता प्रभास की बहुप्रतीक्षित फिल्म सालार का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। यूट्यूब पर महज 9 घंटे में इसे 1 करोड़ से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। 27 अक्टूबर को रिलीज हुई फिल्म बार 12th फेल लगातार 5वें हफ्ते लोगों को पसंद आ रही है। फिल्म अब तक बॉक्स ऑफिस पर करीब 52 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। सलमान खान की कमबैक मूवी टाइगर 3 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत में अब तक कुल 282 करोड़ से अधिक का व्यापार किया है, जबकि विदेशों में फिल्म 121 करोड़ से अधिक अर्जित कर चुकी है। अभिनेता रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल को देखने के लिए फिल्म प्रेमी बड़ी संख्या में सिनेमाघरों में पहुंच रहे हैं। फिल्म प्रशंसकों को फिल्म से रणबीर कपूर के जीवन की एक बड़ी सफलता साबित होने की उम्मीद है। फिल्म वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। इसी सफलता के साथ मेकर्स अब वॉर 2 लेकर आ रहे हैं, जो अगले साल रिलीज होंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में इतना ही। फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।